नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी हाईटेक में। इसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था पुस्तक पढ़ रहे थे, जो कि एम लक्ष्मीकांत जी की है। इसमें हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखें पहले 2 वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। तो देखिए, पहला जो वीडियो था उसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया गया है और उससे क्या-क्या प्रावधान किया गया वह सब इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो दूसरे वीडियो था उस वीडियो की अगर हम बात करें तो उस वीडियो में आपको 1781, 1784, 1786, 1793 के एक्ट को बताया गया है। जो 1781 था इसे हम सेटलमेंट ऑफ एक्ट कहते हैं या इसे हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। 1784 जो है पिट्स इंडिया एक्ट है और जो 1786 का अधिनियम और 1793 के अधिनियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके आगे की ओर पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हम आगे की ओर देखते हैं। 1813 के बारे में पढ़ेंगे। 1813 के बाद 20 साल बाद 1833 आएगा। उसके बाद 1853 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए 1813 में क्या क्या प्रावधान किया गया। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अकेले व्यापार कर रही थी उसे समाप्त कर दिया गया और पूरे ब्रिटेन में जो भी कंपनियां थी वह स्वतंत्रता पूर्वक भारत में आकर व्यापार कर सकती है। लेकिन अब एकाएक किसी के पूरी तरह से अधिकार समाप्त कर देंगे तो वह सही नहीं है। इसलिए इस एक्ट के तहत बोला गया, लेकिन जो चाय और चीन देश के साथ जो व्यापार करेगी वह व्यापार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाकी सभी व्यापार कोई भी कंपनी कर सकती है, लेकिन अभी भी भारत में चाय और चीन देश के साथ व्यापार कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अब उसके बाद और क्या किया गया तो देखिए, अब इस एक्ट में और आगे इसके तहत क्या हुआ तो देखिए, इसके तहत ईसाई मिशनरियों मतलब का जो ईसाई धर्म के जो प्रमुख होते हैं उनको भारत में लाया गया ताकि वह अपने धर्म की प्रचार करें, ताकि वह ईसाई मिशनरी जो आएंगे वह भारतीयों को उतने अच्छे नहीं समझते थे। यानी अपने धर्म के प्रचार के लिए वह इंडिया में आए और अपने धर्म के प्रचार करने के लिए उन्हें पूरी तरह से छूट दी गई। अब लगा जो ब्रिटिश सरकार थी उसे लगा कि अब हमें अगर बहुत दिनों तक शासन करना है तो भारतीयों को भी कुछ साथ रखना होगा। इसलिए उन्होंने पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या किया, प्रावधान किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 1833 के चार्टर एक्ट के ओर। तो देखिए इस एक्ट में क्या आपको प्रावधान किया गया। तो इसके तहत कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को 1813 में समाप्त किया गया। 1813 में क्या किया गया, समाप्त किया गया और चाय और चीन के साथ छोड़ दिया गया था। लेकिन जैसे ही 20 साल बाद फिर एक एक्ट आया 1833 में। इस एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से क्या किया गया, समाप्त कर दिया। और जो पहले बंगाल में गवर्नर जनरल थे वह पद भी समाप्त कर दिया गया। अब बोला कि अब भारत में अब होंगे गवर्नर जनरल, न कि बंगाल में। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे हटा दिया गया और आपका अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार से भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे चलते इस एक्ट के तहत और क्या कहा गया देखिए, इसमें सभी नागरिकों को सैन्य शक्तियाँ में निहित थी। इसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। जो भी ये प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था इसमें सभी नागरिकों के संबंध में और सैन्य शक्तियाँ सब इसके का था, कंट्रोल में था। किसके? जो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे ना उसके सब कंट्रोल में था। अब यहाँ से पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश का कब्जा हो गया था।
इस एक्ट से यही मालूम चलता है। अब आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे अब भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत का विधायी और असीमित अधिकार प्राप्त हो गया। जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल था, जो कि 1833 में आके कहाँ के बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसे विधायी शक्ति और असीमित शक्तियां प्रदान की गई और उसे असीमित अधिकार दिए गए कि आप जो करना है वह कर सकते हैं। अब चलिए अब आगे, इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों का विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। यानी जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उससे वंचित कर दिया, मैंने रोक दिया कि आप कोई भी नियम कानून नहीं बना सकते। विधायी का मतलब कोई भी आप नियम कानून नहीं बना सकते हैं। और इसके तहत जो पहले के कानून थे, जो कि इस एक्ट के पहले जो कानून थे उसे नियामक कानून कहा गया, और जो इसके बाद के कानून थे यानी नए कानून को एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? एक्ट कहा गया। अब चलिए इस एक्ट के तहत देखिए, इस एक्ट के तहत सिविल सेवा की चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यानी जो हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, यूपीएससी तो यूपीएससी के लिए खुली प्रतियोगिता हुआ, तो आपका प्रतियोगिता शुरू हुआ इस एक्ट के तहत। लेकिन अभी भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इसके विरोध करने लगे कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तब इसे जो था, यह जो आया था, यह यह नियम कि सिविल सेवा में सभी के लिए खुली प्रतियोगिता किया जाए, इसे रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। अन्यथा ये आपको 1833 के ही एक्ट से यूपीएससी के लिए सभी के लिए प्रतियोगिता खुला छोड़ दिया जाता। तब इस एक्ट का फिर अब जो नए एक्ट आएंगे वो अगले 20 वर्ष से बाद आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ से अच्छे से समझिएगा दोस्तों, जो ये है अंतिम चार्टर एक्ट कहलाया। आपसे पूछागा कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था वह अंतिम चार्टर एक्ट था। और जब ये चार्टर एक्ट लाया गया था तो इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और जो 1813 में 1833 में आपका 1833 में दोस्तों जो सिविल सेवा आयोजन के जो प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन वह रद्द कर दिया गया था, वह यहाँ पर क्या किया गया? शुरू कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसमें पहले भारतीय सेवा संबंध में जो बनाया गया था वो 1834 में एक समिति बनाया गया था इसके संबंध में, सिविल सेवा के संबंध में, जिसे मैकाले समिति कहते हैं। और इस समिति में क्या हुआ? भारतीय सेवा के संबंध में क्या हुआ? सिविल सेवा के संबंध में आपका प्रावधान किया गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें है गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। अब जो गवर्नर जनरल थे उनके जो परिषद था उसमें से विधायी शक्ति और जो प्रशासनिक शक्ति थी वो दोनों का किया अलग कर दिया कि नियम बनाने वाली अलग संस्था रहेगी और प्रशासनिक कार्य करने वाली अलग ही रहेगी। और इसके इसके तहत इस परिषद में 6 नए परिषद भी जोड़े गए, जिसे हम क्या कहते हैं? उस परिषद का ही नाम है विधान परिषद कहा गया। दूसरे शब्द में अगर हम बोले तो विधान परिषद का जो नाम है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कह सकते हैं। और इसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व का हुआ प्रारंभ किया गया। यानी इससे पहली बार जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया, यानी स्थानीय लोग को क्या किया? शामिल किया गया। और इसमें देखिए आगे, इसमें 6 नए सदस्य में से 4 सदस्यों का चुनाव एगो का बंगाल से हुआ, मद्रास से हुआ, बंबई से और आगरा से स्थानीय प्रांतों के सरकार द्वारा किया जाने लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस एक्ट में आपका क्या था। तो यह इसी के साथ हमारा क्लास अंत होता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच क्या करें? शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसे अच्छे से समझ समझ पाए। चलिए दोस्तों।